पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, फिर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये रट्टा लगाने वाली डेफिनेशन है। जी सर, क्वेश्चन पूछें। सर पिछले पेज पे पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस की डेफिनेशन है, वो नहीं याद करनी? ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गई है तो काफ़ी है। मतलब वो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप याद कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली जो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें ये आपका अच्छी बात है, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करवा रहा हूँ। उससे ज़्यादा यकीनन आप याद कर सकते हैं और याद करनी चाहिए चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको लाजमी याद करना है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है आपने, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको लाजमी देखिएगा। एग्जाम में अक्सर इस तरह की छोटी एग्जांपल्स आ जाती है। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये डेफिनेशन सारी आपने याद करनी है। रेजिडेंट इंडिविजुअल की खास तौर पे, रेजिडेंट इंडिविजुअल की खास तौर पे याद करनी है क्योंकि इसमें चेंज आई थी। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ भी ली जाए। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन आपको लाजमी याद करनी है। इसमें जो बी है ये नई प्रोविजन है रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन। रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एओपी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये तो रेट्स हैं, ये आपके पास एग्जाम में गिवन होंगे। टैक्स क्रेडिट्स, अच्छा ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं इनकी तरतीब आपने याद करनी है। सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे चैप्टर 10 के टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है। उसके बाद टीचर रिसर्चर का जो क्रेडिट है वो कैलकुलेट होता है, और आखिर में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का क्रेडिट कैलकुलेट होता है। तो रिजीम्स में आपको अपने नोट्स से भी समझा चुका हूँ, तो रिजीम्स आपने याद करने हैं, और इनमें से आपने याद रखना है कि ये जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम में जो आता है, डिविडेंड, ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेट, ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में इसके बारे में सवाल आ जाता है। ये जो रूल्स है क्या है ना, फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज, ये वाला बुलेट आप हाईलाइट करना है, ये बुलेट आपने याद करना है, ठीक है। डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड की डेफिनेशन में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है याद करने वाली, वो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करवा दूँ। डिविडेंड की सारी डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिविडेंड की सारी डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर कोई, ये जो ये वाला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपने इसमें याद रखना है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी नहीं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है तो वो लोन डिविडेंड की डेफिनेशन में शामिल हो जाता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है तो वो डिविडेंड की डेफिनेशन में शामिल हो जाता है। आल्दो अकाउंटिंग में तो वो लोन या एडवांस ही रहेगा, लेकिन टैक्स में चूंकि वो डीम्ड डिविडेंड है, इसलिए कंपनी को क्या करना होगा,
कंपनी ने उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स काट के पेमेंट करनी होगी, और जो शेयर होल्डर है वो अपने टैक्स रिटर्न में इसे लोन या एडवांस की बजाय वो दिखाएगा डीम्ड डिविडेंड और इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। ठीक है, अब कंपनी ने अगर टैक्स काट लिया है तो जाहिर सी बात है फिर ये एफटीआर में चला जाएगा, इसके ऊपर मजीद कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। फिर इसी से रिलेटेड बात यह है कि ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होती, लोन या एडवांस वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होती अगर ये लोन या एडवांस देने वाली कंपनी का बिजनेस ही यही है कि वो जैसे बैंक होता है, बैंक का बिजनेस ही यही होता है ना कि वो लोन वगैरह लोगों को देता है, तो उस सूरत में ये वाली क्लॉज अप्लाई नहीं होती, यानी वो लोन डीम्ड डिविडेंड शुमार नहीं होगा अगर किसी लेंडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व कंपनी ने वो डिविडेंड दिया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कंपनी ने लोन या एडवांस दिया और लोन या एडवांस बाद में सब्सिक्वेंटली कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया और उस डिविडेंड में एक्चुअली डिविडेंड पे नहीं किया बल्कि कंपनी ने उस डिविडेंड को एडजस्ट कर दिया पुराने लोन या एडवांस के अगेंस्ट। इसके लिए एग्जांपल मैं इस तरह से लिखता हूँ, तो थोड़ा सा इस तरह से देखें। देखें, से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट टैक्स ईयर 2018 लोन टू शेयर होल्डर। अब ये लोन टू शेयर होल्डर उसने दिया से 8 लाख रुपए, तो दिस इज डीम्ड डिविडेंड income for shareholder unless the company is engaged in the business of lending. Tax year 2019, the company announced dividend of rupees 2 million for the dividend, out of which rupees 2 million is the share of Mr. A. Shareholder Mr. A. The company adjusted previous loan of rupees 8 lakh रुपए and paid him dividend of rupees 12 लाख। अब इनकम क्या होगी? इनकम ऑफ मिस्टर ए टैक्स ईयर 2018 में 8 लाख रुपए, टैक्स ईयर 2019 में 12 लाख, क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड लोन एडजस्ट कर लिया। ठीक है, से इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाइड वर्जन। इसमें और इंफॉर्मेशन ये आती है द कंपनी पेड फुल अमाउंट टू हिम, however Mr. A repaid the loan amount to company। इसको सॉरी इसको भी रहने दें। अब इस सूरत में इसका इनकम ऑफ मिस्टर ए क्या होगी? टैक्स ईयर 2018 8 लाख रुपए, इसको हम कहते हैं डीम्ड
डिविडेंड। ये जो लोन है वो कहेगा डीम्ड डिविडेंड कराता है, डीम्ड डिविडेंड। और टैक्स ईयर 2019 में उसकी इनकम होगी 2 मिलियन रुपये, ठीक है। से इन टैक्स ईयर 2020 मिस्टर ए रिटर्न द लोन अमाउंट टू कंपनी। अगर ये लोन अमाउंट ऑफ ₹8 लाख टू द कंपनी। अब टैक्स ईयर 2020 में क्या होगा? मिस्टर ए कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड डिविडेंड इन टैक्स ईयर 2018। जो उसने टैक्स ईयर 2018 में टैक्स पे किया था, उस टैक्स को आज वो क्या क्लेम कर सकता है? वो उस टैक्स को अब रिफंड क्लेम कर सकता है। तो ये है डिविडेंड लोन के हवाले से। जी सलमान, क्वेश्चन पूछे। जी सर, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में जी सिर्फ इसको। प्राइवेट अच्छा, कंपनी के। ठीक है सर। अच्छा जी, ये फाइल मैं सेव भी कर दूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपसे दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। किताब की आ गई। अच्छा जी, इसमें और कोई ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है, पढ़ लीजिएगा आप एक दफ़ा। फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, ये बात मैं आपको बता चुका। मिनिमम टैक्स रिजीम भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसको भी आपने मिनिमम टैक्स रिजीम को पढ़ना है और रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझना है। मैं सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट करवा रहा हूँ जो रट्टा लगाने वाली है। समझनी तो ऑब्वियसली आपने सारी चीज़ें। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस क्या होती है कि अगर आपकी फाइनल टैक्स रिजीम से भी फ़र्ज़ की आपकी इनकम है और नॉर्मल टैक्स रिजीम से भी आपकी इनकम है, ठीक है। अगर आपकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम से भी आ रही है और नॉर्मल टैक्स रिजीम से भी आ रही है, तो जो एक्सपेंसेस कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस आप एलोकेट कर देते हैं, अपॉर्शन कर देते हैं फाइनल टैक्स रिजीम में और नॉर्मल टैक्स रिजीम में। फेयर मार्केट वैल्यू जो आर्म्स लैंड ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू कहलाती है। रिसीट ऑफ इनकम, रिसीट ऑफ इनकम, ये इसका जो बुलेट है ना, इसको आपको रटा लगा के याद कर लीजिएगा। रिसीट ऑफ इनकम कब होती है? यानी जब वो पैसा बंदा खुद वसूल कर ले या उस बंदे के बिहाफ पर या उसकी इंस्ट्रक्शंस पर किसी और को पे कर दिया जाए और या उस बंदे को अवेलेबल कर दिया जाए, उसके बाद वो बंदा पैसे लेके जाए ना लेके जाए, बाद में ले जाए, तो ये रिसीट ऑफ इनकम की डेफिनेशन समझी जाएगी। इसकी छोटी छोटी सी एग्जांपल्स है। ये जो छोटी छोटी सी एग्जांपल्स है ना, आपके एग्जाम में ये एक एक नंबर की आ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स जितनी भी आपकी किताब में, इनमें से किसी को भी आपने छोड़ना नहीं है। ये तमाम छोटी छोटी एग्जांपल्स जो है ये आपने लाजमी करनी है। रिकोप्ट एक्सपेंडिचर। रिकोप्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आपको, क्योंकि आपको पता है ये आपके बिजनेस जो है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंपनी को एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होती है, ठीक है। तो आपने एक एक्सपेंस फर्ज किया, एक्रूअल बेसिस के ऊपर क्लेम किया और बाद में वो रिवर्स हो गया, ठीक है।
तो अगर वो रिवर्स होता है तो जिस ईयर में वो रिवर्सल होती है उस ईयर में वो आपको एज एन एक्सपेंस एज ए डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर ये सेक्शन 70 समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? अच्छा, इसको मैं नहीं दोबारा सर। पढ़ लेता हूँ। ठीक है, एनी अमाउंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन प्रीवियसली अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, मसलन आज आपकी बिजनेस इनकम है फ़र्ज़ किया 10 लाख रुपए, आपने उसमें एक्रूअल बेसिस के ऊपर आपने 8 लाख के एक्सपेंसेस क्लेम किए, कुछ आपने पे कर दिए और कुछ आपने पे नहीं किए। मसलन फ़र्ज़ किया आपने एक सैलरी एम्प्लॉई की क्लेम की 50,000 रुपया एक्रूअल बेसिस के ऊपर, अभी आपने उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा बाद में वो एम्प्लॉई छोड़ के चला गया या एम्प्लॉई के कोई फ्रॉड वगैरह आपको पता लग गया, आपने उस एम्प्लॉई को निकाल दिया और उसको वो सैलरी आपने उसकी जब्त कर दी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये रिकोप यानी एक एक्सपेंडिचर जो आपने पिछले साल क्लेम कर लिया था एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, जब पेमेंट का टाइम आया तो आपने किसी वजह से वो एक्सपेंडिचर पे नहीं किया। तो अब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, उस एक्सपेंडिचर की रिवर्सल डालेंगे। तो जब वो रिवर्सल डालेंगे तो उसे एक लॉ कहता है कि रिकोप एक्सपेंडिचर है, यानी रिवर्सल डालेंगे तो अब आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा। ठीक है, सही सर। करेंसी कन्वर्जन, करेंसी कन्वर्जन के बारे में ये कहता है कि हर अमाउंट, चाहे आपको रुपयों आपको डॉलर में मिली हो, चाहे आपको किसी भी फॉरेन करेंसी में मिली हो, जब आप उसे अकाउंट फॉर करेंगे अपनी रिटर्न के लिए तो उसे आपने कन्वर्ट करना है रुपयों के अंदर। और रुपयों के अंदर किस रेट के ऊपर कन्वर्ट करना है, रुपयों के अंदर आपने स्टेट बैंक का रेट अप्लाई करना है विच इज़ एप्लीकेबल जब वो अमाउंट टैक्स लॉ पर्पजेज के लिए, यानी जब एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए। तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से उस अमाउंट को आप कन्वर्ट करेंगे और अगर ईयर एंड होगा तो फिर 30 जून का रेट ले लेंगे। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, तो कहता है कि अगर साल के दौरान फर्ज किया आप कोई इनकम अर्न कर रहे थे और आपने वो बिजनेस क्लोज कर दिया, तो ये नहीं है कि यार मेरा तो साल ख़त्म होने से पहले मैंने बिजनेस ही क्लोज कर दिया था तो अब मैंने उसका हिसाब किताब नहीं देना। जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर इनकम अर्न की है उसका आपको हिसाब किताब देना ज़रूरी है। छोटी छोटी सी प्रोविजंस हैं, एक एक दो दो नंबर की आ जाती हैं, इनको आपने देख लेना है। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शंस, अगर आप इनकम की टैक्सेशन एक्रूअल बेसिस पर हो रही है तो एक इनकम जब आपने एक्रूअल बेसिस पे टैक्स के लिए ऑफर कर दी तो जब वो रिसीव होगी तो दोबारा टैक्स नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि एक दफ़ा रिसीट बेसिस पे टैक्स हो जाए, एक दफ़ा एक्रूअल बेसिस पे टैक्स हो जाए। इसी तरह एक्सपेंडिचर अगर आपने एक्रूअल बेसिस पे क्लेम किया या रिसीट बेसिस पेमेंट बेसिस के ऊपर क्लेम कर लिया तो जो एक दफ़ा एक्सपेंडिचर क्लेम हो जाएगा वो दोबारा आपको अलाउ नहीं होगा कि यार पहले मैंने एक्रू किया था पेड पे किया तो दोबारा अलाउ हो जाए। डबल डेरिवेशन या डबल डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। सैलरी की डेफिनेशन, सैलरी की चीज़ें आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल में ही पूछी जाती हैं। इसके भी आप कोशिश कीजिएगा तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। एक दो न्यूमेरिकल्स में इसके एरर भी है, मसलन ये जो एक न्यूमेरिकल किसी ने मुझसे उस दिन पूछा था प्रोविडेंट फंड वाला, उसमें भी उसने एरर किया हुआ था। इसके अंदर कोई ऐसी याद रटाने वाली चीज़ नहीं है। न्यूमेरिकल ये तो सारा चैप्टर न्यूमेरिकल के हवाले से आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई और चीज़ इसमें थ्योरी के हवाले से याद करने वाली मेरे जहन में नहीं है। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ मुझे नजर नहीं आ रही। एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम, ये भी न्यूमेरिकल में आएगा। चैप्टर 5 में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। चैप्टर हमारे पास 6 आ गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
ये भी आपके न्यूमेरिकल में है और चीज़ें इसकी सारी मैंने आपको करवा भी दी हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आता है, रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है, समझने वाली सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 7 इसमें एक दो चीज़ें थी मेरा ख्याल है। चैप्टर 7 में एक तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, और बाकी तो ये चीज़ें, ये जो इनएडमिसिबल डिडक्शंस हैं, इनकी एग्जैक्ट थ्योरी तो आपने याद नहीं करनी है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सी डिडक्शंस इनएडमिसिबल है, यानी अलाउबल एक्सपेंसेस नहीं है। बाकी ये जो न्यूमेरिकल में ही चीज़ें आती हैं, ये मैं आपको सारी करवा चुका हूँ कि किस किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। बैड डेट्स भी मैंने आपको करवा दिया है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं, स्टॉक वैल्यूएशन के हमने डिस्कस कर लिया था। स्टॉक वैल्यूएशन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कुछ अर्से में 2-3 दफ़ा आई है, ठीक है, ये मैं आपको ज़रा, मेरा ख्याल है शायद मैंने नहीं बताई। स्टॉक वैल्यूएशन में ये वाला बुलेट है 3.5 का, बुलेट नंबर 4, ठीक है, कहता है अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अ कैश बेसिस may compute person's cost of stock and trade on the prime cost method or absorption cost method, and a person accounting for such income on accrual basis shall compute the person's cost of stock and trade on the absorption cost method। यानी अगर किसी शख्स ने अपना स्टॉक एंड ट्रेड वैल्यू करना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो अगर वो कैश बेसिस पर कर रहा होगा तो प्राइम कॉस्ट मेथड या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड दोनों यूज़ कर सकता है, और अगर वो एक्रूवल बेसिस कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड सिर्फ यूज़ करेगा। अच्छा, आपके एग्जाम में बाज़ औक़ात ये आता है, वो कहता है जनाब पिछले साल आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे थे और प्राइम कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे थे, इस साल आपने एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शुरू कर दी, तो एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड यूज़ होता है। अच्छा, अब जब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड यूज़ होगा तो एग्जामिनर क्या करता है, बाज़ औक़ात आपको वो प्राइम कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड दोनों के वैल्यूज़ दे देता है, तो आपको याद रखना है कि आपने वैल्यू कौन सी पिक करनी है। और बाज़ औक़ात वो ये भी करता है, वो ये कहता है कि उसने प्रॉफिट एंड लॉस जो बनाया हुआ है वो प्राइम कॉस्ट के हिसाब से बनाया हुआ है, तो आपने पहले उसके प्रॉफिट एंड लॉस को करेक्ट करना है, उसे चेंज करके एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे लेके आना है। ये बात आपको इस तरह से समझ में शायद ना आए, एक आध न्यूमेरिकल आप करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी। इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो पिछली 1-2 अटैम्प्ट में देखें, न्यूमेरिकल इसका एक आया हुआ है जिसमें ये कॉस्ट की कन्वर्जन है स्टॉक एंड ट्रेड की। मैं भी अभी आपको कुछ रिवीजन क्लासेस करवाऊंगा, उसमें मैं भी आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो जाएगी। लेकिन ये वाला पॉइंट आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, इसको याद करना है कि ये, और न्यूमेरिकल भी इसका प्रैक्टिस करना है। इसमें कोई ख़ास चीज़ याद करने वाली नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ऑब्वियसली समझने वाली चीज़ें हैं, डेप्रिसिएशन, उसके मेथड, और व्हीकल्स के ऊपर क्या लिमिट है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको चार्ट भी बनवाया था, 4 मुख्तलिफ एसेट्स हैं, उनके ऊपर क्या लिमिट है। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके पास समझने वाली हैं, इनमें सच रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनको
आपने समझना तो लाजमी है और क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। रट्टा बेशक इनको ना लगाएं, इम्पोर्टेंट तो ये सारी चीज़ें। कैपिटल गेन्स के अंदर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आपने याद करनी है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्पोजल ऑफ एसेट के इवेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। ये वाला जो आखिरी पैराग्राफ है ना कि ये तमाम चीज़ें डिस्पोजल कहलाती हैं, ये भी आपने याद करना है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला जो बुलेट है जो कहता है कि कब एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसका इसकी कॉस्ट बन जाती है, शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट टू द एसेट। ये वाला पॉइंट भी आपने याद करना है। जी क्वेश्चन पूछें। सर ये जो डिस्पोजल ऑफ एसेट में एक पॉइंट था सर, उसके बारे में पूछना। पूछें। सर ये जो लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन ऑफ अ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज शैल बी ट्रीटेड एज अ डिस्पोजल ऑफ द एसेट, सर ये वाला पॉइंट। लेकिन सर बिजनेस इसका जी सर। एसेट जी मसलन फ़र्ज़ किया मेरे दफ्तर में एक एसी लगा हुआ है, ठीक है। वो मैं दफ्तर से एसी उतार के तो घर ला के लगा लेता हूँ, तो ये हो गया डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट और उसको मैंने पर्सनल यूज़ में ले आया। अब जब ये डिस्पोजल की डेफिनेशन में आएगा तो इसका मतलब है इसके ऊपर फिर बिजनेस गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो बिजनेस गेन कैसे जी सर। कैलकुलेट होता है, कंसिडरेशन माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू तो हमें पता होगी, कंसिडरेशन क्या होगी उसकी, फेयर मार्केट वैल्यू। एक्चुअली तो मैं बिजनेस को पे तो नहीं करता, मैं तो उठा के अपने घर में ला के लगा लिया, तो उसके ऊपर टैक्स गेन कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है सर। बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर समझने वाली हैं, याद करने वाली ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो नए पब्लिक कंपनी के अगर नए शेयर्स हैं, अगर पुराने वो शेयर्स का जिक्र करेगा तो ये टेबल भी आपको देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई शेयर्स जुलाई 2016 के बाद ख़रीदे गए हैं, अगर कोई शेयर्स जुलाई 2016 के बाद ख़रीदे गए हैं, तो फिर उनके लिए वो टेबल ये आपको नहीं देना देगा, आपको रेट याद रखना है कि उनके ऊपर स्ट्रेट 15% का रेट अप्लाई होगा, ठीक है। उनके ऊपर स्ट्रेट 15% का रेट अप्लाई होगा। जी क्वेश्चन पूछें। सर ये जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है सर 6 इयर्स किस केस में होता है और 3 इयर्स किस केस में होता है, ये बता दें। सब केसेस में 6 years ही होता है। सर 3 इयर्स भी नहीं होता किसी केस में। 3 years मुझे याद नहीं आ रहा 3 years वाला कोई केस हो। नॉर्मल लॉस, कैपिटल लॉस, डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए होती है, वो 3 years तो ग्रुप रिलीफ के अंदर होता है, लेकिन ग्रुप रिलीफ तो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आपने कहाँ पे पढ़ा है? सर पता नहीं, याद नहीं है लेकिन पढ़ा है कहीं मुझे शायद। तो ग्रुप रिलीफ में याद आ रहा है, और तो आपके कोर्स में कोई ऐसी चीज़ मुझे याद नहीं है जिसमें 3 years वाली जिक्र हो। थर्टी ठीक है, सही है सेवन सर। ए में, अच्छा वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स के अंदर, पब्लिक कंपनी के शेयर्स के अंदर 3 years का जिक्र है, लेकिन वो तो रूल्स के अंदर है, आपके कोर्स में गिवन है। एक मिनट है। हाँ ये वाला भी है आपके कोर्स में, ये इसी के अंदर है। 37A के अंदर पब्लिक कंपनी के शेयर्स के अंदर है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स में अगर लॉस होता है तो वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है,
और ये इसका कैरी फॉरवर्ड जो है वो 3 इयर्स के लिए। ठीक है, सही से। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वॉश सेल, क्रॉस सेल और टैक्स ट्रैप सेल। ये एडवांस टॉपिक है, आज तक मुझे समझ नहीं आया। मैं कई दफ़ा इसके ऊपर लिख भी चुका हूँ कि भाई इनको खामखा में डेफिनेशंस को डाला हुआ है। इस लेवल के ऊपर आप कुछ सिक्योरिटीज़ के बारे में कोई चीज़ नहीं पढ़ते और ये डेफिनेशंस आपके पास लिखी हुई हैं, लेकिन अभी तक ये कोर्स बुकलेट में आपके पास आ रही हैं, तो इनको रट्टा लगा लीजिएगा और इसका कोई हल नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये भी न्यूमेरिकल के हवाले से ही है और कोई इसमें चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड की डेफिनेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, उसमें से जो इम्पोर्टेंट आइटम थी, और ये सारा मेनली न्यूमेरिकल के हवाले से ही चैप्टर है। लॉसेस, ये भी सारा चैप्टर आपका न्यूमेरिकल के हवाले से ही है और इसके भी चैप्टर की सारी मैं प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ। डिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स, ये सारे टैक्स क्रेडिट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अलबत्ता इसमें जो कंपनी से रिलेटेड टैक्स क्रेडिट्स हैं वो टैक्स क्रेडिट्स आपने जैसे मैंने आपको उसमें करवाए थे ना, क्या करवाया था मैंने आपको, बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको करवाए थे अपने नोट्स के अंदर, वो आपको उन बुलेट पॉइंट्स में उसको करना है। जी मरियम, क्वेश्चन पूछें। सर ये जो पेज 164 पे हमारे पास टैक्स क्रेडिट इन्वेस्टमेंट शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस। मरियम, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर ये जो हमारे पास पेज 164 पे है, क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस। सर इसमें 164, जी जी। इसमें ये जो एंड पे नोट दिया हुआ, नोट से ऊपर वाला क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड दैट where the tax credit has been allowed, ये वाला सर। नोट इन केस अ टैक्स पेयर हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स यस सर। एंड लाइफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर। वो ये कहता है कि अगर आपने शेयर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की है और आपने लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट की है तो दोनों में से कोई एक क्रेडिट अलाउ होगा, दोनों अलाउ नहीं होंगे। सर ये जो नोट के ऊपर वाला जो है, प्रोवाइडेड दैट where the tax credit has been allowed under the clause वो ये कहता है कि अगर आपको टैक्स क्रेडिट किसी साल में मिला है, ठीक है, और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी पे मिला है या शेयर्स के ऊपर आपको मिला है, तो अगर आपने शेयर्स 2 साल के अंदर अंदर बेच दिए या इंश्योरेंस पॉलिसी 2 साल के अंदर अंदर सरेंडर कर दी, तो फिर जिस साल में आप इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो पहले जो टैक्स क्रेडिट लिया था वो आपको वापस करना होगा। सर एक और बात बता दें कि जिस साल हम लोग सपोज शेयर परचेज करते हैं तो उस साल सिर्फ हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा या जितने पीरियड तक हम लोग होल्ड करेंगे हर नहीं साल नहीं, हमें सिर्फ टैक्स खरीदने के ऊपर मिलेगा। ओके। और सर ये जो हमारे पास है अप्रूव्ड पेंशन फंड में, सर इसमें ये जो 2% का दिया हुआ है ये मुझे समझ नहीं आया। 2% का ये जो दिया हुआ है, ये इन्होंने दिया हुआ है कि अगर कोई शख्स पेंशन फंड को ज्वाइन करता है, ठीक है, यस अगर कोई यस शख्स पेंशन फंड को स्कीम को ज्वाइन करता है आफ्टर द एज ऑफ 40, ठीक है, तो वो कहता है कि नॉर्मल फार्मूला तो होता है 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है, लेकिन 40 इयर्स के बाद जो बंदा ज्वाइन करता है उनको एनकरेज करने के लिए उन्होंने कहा कि हर साल का 2% एक्स्ट्रा वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मसलन मेरी उम्र है 42 इयर्स और मैं अगर इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मुझे मेरी लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 24% हो जाएगा। 20% की बजाय मैं कितना कर सकता हूँ, 24% ऑफ टैक्सेबल इनकम तक मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरे लिए फार्मूले में उन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी है, 2% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन फॉर सर एवरी 22 नहीं होना चाहिए था? 2% एवरी ईयर है ना, तो मेरी 42 ईयर्स है तो 24% अदा होगा। ओके सर, यस सर। और सर ये एक्सीड 50% ऑफ द टोटल और टैक्सेबल इनकम। साथ उन्होंने एक लिमिट ये लगा दी है कि लास्ट ईयर की टैक्सेबल इनकम के 50% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी इसमें एक तो शर्त ये ना 24% ऑफ टैक्सेबल इनकम,
साथ Yes, उन्होंने जो उससे पिछले साल की टैक्सेबल इनकम है उसके 50% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो भी एक एक्स्ट्रा शर्त लगा दी है। yes, sir. ठीक है, यानी नॉर्मल फार्मूला क्या है? नॉर्मल फार्मूला ये है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लेस। सी कैलकुलेट करने का नॉर्मल फार्मूला है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लेस। हाउएवर जब ये अगर 40 इयर्स के बाद कोई बंदा ज्वाइन करता है, मसलन मैं 42 इयर्स का हूँ, मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो मेरे लिए फार्मूला क्या होगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड और 24% ऑफ टैक्सेबल इनकम करंट ईयर और 50% ऑफ लास्ट ईयर टैक्सेबल इनकम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई शख्स 40 इयर्स की एज के बाद ज्वाइन करता है, से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 42 इयर्स की एज में ज्वाइन करता है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 24% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 50% ऑफ लास्ट ईयर टैक्सेबल इनकम। अगर कोई शख्स फर्ज किया 46 इयर्स की एज में ज्वाइन करता है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 32% ऑफ टैक्सेबल इनकम करंट ईयर और 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम लास्ट ईयर विच एवर इज लेस। तो ये फार्मूला यूज है। क्लियर है जी बात आपको? Yes, sir. Okay. अच्छा जी, ये जो कंपनी के हवाले से हैं उनके ऊपर आप ये कीजिएगा कि आप इनके ऊपर जो टैक्स क्रेडिट्स के लिए मैंने नोट्स आपको बना के दिए हैं, जो शेयर मैंने आपसे शेयर किए हैं, वहाँ से आप बुलेट पॉइंट्स में याद कर लीजिएगा। अच्छा, उस नोट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स क्रेडिट्स भी हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, उनको आप इग्नोर कर दीजिएगा। एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन आपने याद करनी है और इसमें एक ये भी फार्मूला जो दिया गया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, ये भी आपको याद करना है। इसमें कोई समझने वाली कोई ख़ास ऐसी चीज़ तो है नहीं, लेकिन ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात क्योंकि लंबी डेफिनेशन है तो ये 5, 6, 7 नंबर की ये डेफिनेशन एज इट इज़ आ जाती है, या सिर्फ इसमें से ये सी पॉइंट भी बाज़ औक़ात आ जाता है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर इनकम को आपने याद करना है। बाकी एग्जेम्पशंस हैं, ऑब्वियसली वो आपको पता होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उनका आप रट्टा लगाएं। ये प्रॉफिट ऑन डेट, इसकी कंडीशंस भी आपको याद करनी है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन को प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 46 एग्जाम्प्ट कब होता है, इसकी कंडीशंस भी आपने लाजमी याद करनी है। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। Second schedule, donations, sports board, full-time teacher, researcher, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये भी चैप्टर आपका थ्योरी के न्यूमेरिकल के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो चंद एक थ्योरी के हवाले से पॉइंट्स थे, डिसीज इंडिविजुअल का, ऑथर का, ये सारे आपने याद करने, लेकिन इनको एज इट इज़ रटा नहीं लगाना। ठीक है, याद ऑब्वियसली आपको करने हैं, ये थ्योरी में आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एओपी, ये तो आपको न्यूमेरिकल के लिए ये एओपी के न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं ताकि एओपी की टैक्सेशन कैसे होती है ये आपको समझ में आए। तो उसके बाद चैप्टर 13 फॉर फॉरेन सोर्स इनकम, ये भी न्यूमेरिकल के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई ख़ास रट्टे वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल के हवाले से चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं जो आपने करनी है। Foreign losses, foreign source income of resident person. और जी यशवीर, क्वेश्चन पूछे। सर ऐसा सर वो मैंने खाली बताना था कि लास्ट क्वेश्चन जो था अप्रूव पेंशन फंड का जो कंट्रीब्यूशन था, उसमें आपने 46 इयर्स ऑफ एज पे 32% का था
टैक्सेबल इनकम, हालांकि 30% की लिमिट नहीं होती। 30 वो है लास्ट ईयर टैक्सेबल इनकम के ऊपर लिमिट है। अच्छा सही। ठीक है, वो जो 30% की लिमिट है उसमें भी कुछ सालों तक ये 50% थी और फिर ये 30% हो गई है। अब वैसे ये वाला पॉइंट जो है ना ये रिडंडेंट हो चुका है, क्योंकि ये जो 2% एक्स्ट्रा अलाउ था ना, ये अलाउ था अगर कोई शख्स 2019 तक ज्वाइन कर लेता। अब वो 2019 तो गुजर चुका है, तो आपका तो 2020 में सवाल आएगा, तो इसलिए एग्जामिनर को ये बात पूछनी नहीं चाहिए कि यार ये अब रेलेवेंट ही नहीं है, अब तो ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं रहा, तो आपसे पूछ क्यों रहा है। ठीक है, यस सर ठीक। रिटर्न्स, अब ये थ्योरी के चैप्टर्स शुरू हो गए हैं, इनमें तो सारी थ्योरी आपको पढ़नी है, लेकिन कुछ खास तौर पे याद करनी है। मसलन पर्सन लायबल टू फाइल अ टैक्स रिटर्न, ये पूरा आपको याद करना है कि किस किस ने रिटर्न फाइल करनी है। ये यहाँ से याद कर लें या आप जो मैंने नोट्स दिए हैं वहाँ से याद कर लें। इनमें भी एक और पॉइंट जो खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट है, जिसमें ये कहता है ना कि फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, सोली बाय रीजन ऑफ पॉइंट 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, यानी अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन करता है या मोटर व्हीकल है और सिर्फ इस वजह से उसने रिटर्न फाइल करनी है, तो ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती विडो के ऊपर, यतीम बच्चे के ऊपर जिसकी उम्र 25 साल से कम है, डिसेबल्ड पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये मेरे नोट्स से आप याद कर लेंगे तो वहाँ से इंशाल्लाह ताला आपको आसानी होगी, लेकिन ये आपको लाजमी याद करना है। ठीक है, फिर वो कमिश्नर किस किस से रिटर्न मांग सकता है, ये वाला बुलेट 2.3 का पहला बुलेट भी आपको याद करना है। रिवाइज रिटर्न, ये रिवाइज रिटर्न की प्रोविजंस भी याद करनी है, ये आप मेरे नोट से याद कर लीजिए। ये सारी चीज़ें याद करने वाली है, लेकिन इनको जो है आप बुक के एग्जैक्ट अल्फाज बेशक ना याद करें, मेरे नोट से याद कर लें या अपने नोट्स बना लें, इनको बुलेट पॉइंट्स में याद करना ज़रूरी है। रिवीजन ऑफ रिटर्न कब कर सकते हैं, इसमें दो सवाल होते हैं। एक, कब आप रिवीजन ऑफ रिटर्न कर सकते हैं, वो बातें आपने लिखनी है। रिवीजन ऑफ रिटर्न की क्या क्या, और सॉरी रिवीजन ऑफ रिटर्न की कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, एक तो ये आपने याद रखना है कि रिवीजन ऑफ रिटर्न करने के लिए क्या कंडीशंस हैं। दूसरा आपने ये याद रखना है कि कमिश्नर से अप्रूवल कब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि रिवीजन ऑफ रिटर्न की एक कंडीशन ये है कि कमिश्नर से अप्रूवल चाहिए, फिर उसमें एक्सेप्शन है कि बाज़ सूरतों में कमिश्नर से अप्रूवल नहीं चाहिए, वो अलग से आपने याद करना है कि कमिश्नर से अप्रूवल की ज़रूरत कब नहीं है। ये डेट्स हैं, इनको देख लीजिएगा, आसान सी डेट से याद कर लीजिए। वेल्थ स्टेटमेंट, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, ये आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आपको इसका याद करना है, सॉरी न्यूमेरिकल इसका आपको प्रैक्टिस करना है कि वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। नोटिस फॉर डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस, ये आपने इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि यार 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना, अगर आप बिजनेस क्लोज करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने नोटिस फॉर डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस देना है। और कमिश्नर के पास पावर होती है कि जब आप वो नोटिस देते हैं तो कमिश्नर आपका ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। ये दो बातें आपने इसमें याद रखनी है, एक आपने 15 दिन के अंदर बिजनेस क्लोजर के 15 दिन के अंदर नोटिस देना है और कमिश्नर आपका ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। एक्सटेंशन इन, ये जो ए बी सी है ना कि कब आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए एक्सटेंशन मिल सकती है, तो ये 3 रीजंस हैं, ये आपने याद करना है। असेसमेंट, ये भी आप बेहतर है कि मेरे नोट्स से पढ़ लें, तो वहाँ से आपको आसान रहेगा, लेकिन यहाँ से जो है ना आपने पढ़ना एक दफ़ा लाजमी है कि यार कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही जो नोट्स में हो और यहाँ पे शायद ज़्यादा डिटेल से लिखी हो, तो वो फिर आप उससे पूछ भी सकते हैं। जी, क्वेश्चन पूछें। सर ये नॉर्मल असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट अगर आप मुझे बता दें थोड़ा सा। नॉर्मल असेसमेंट जो होती है वो तो ये होती है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है ना, ठीक है, रिटर्न जो आपने फाइल की है वही ओरिजिनल असेसमेंट बन जाती है। ठीक है, नॉर्मल असेसमेंट जो है यानी उसमें कमिश्नर कोई ऑडिट वॉडिट नहीं करता, बल्कि उसी को ही नॉर्मल असेसमेंट कह दिया जाता है या ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कह दिया जाता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है कि आपका ऑडिट कंडक्ट किया जाए या आपसे कोई डाटा वाटा मांगा जाए और डाटा आप सबमिट ना करें, तो एस्टिमेट बेसिस के ऊपर आपकी आमदनी और खर्चों के ऊपर कमिश्नर टैक्स लगा देता है। इसे कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो कुछ खास केसेस में होती है। ठीक है,
प्रोविजनल असेसमेंट होती है, मसलन कोई एसेट है जो आपने छुपाया हुआ था और वो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, तो अब एफबीआर ने भी जाहिर सी बात है उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना है। तो एफबीआर, क्योंकि अभी तो वो गवर्नमेंट किसी एजेंसी ने जब्त किया हुआ है, तो एफबीआर फिलहाल एक, जब तक उस एसेट की सही वैल्यू पता नहीं लगती उस वक्त तक एफबीआर एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जारी कर देगा कि भाई इसकी ये वैल्यू है, और जब वो उसकी एक्चुअल वैल्यू पता लग जाएगी तो फिर उसके ऊपर जो है फिर बाद में सब्सिक्वेंटली एक नया अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जारी किया जाएगा। तो ये इन तीनों में बुनियादी फर्क है। एविडेंस ऑफ असेसमेंट आपने याद रखना है कि असेसमेंट का एविडेंस क्या होता है और कब एक ऑर्डर को कहा जाएगा कि ये क्वैश या वाइड नहीं होगा। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है, इसमें आपने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के नतीजे में, वो मेरी एक स्लाइड है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, सेक्शन 122(5) वाली, उस स्लाइड की चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है। और इसके टाइमलाइन आप याद रखेंगे, इसकी टाइमलाइन क्या होती है। रिवीजन ऑफ असेसमेंट बाय कमिश्नर सेक्शन 122(a), इसमें ये याद रखना है कि कमिश्नर जब अगर अपील पेंडिंग हो या अपील फाइल करने का टाइम ओवर नहीं हुआ तो रिवीजन की पावर्स इस्तेमाल नहीं हो सकती, और रिवीजन की पावर्स हमेशा टैक्स पेयर के हक में इस्तेमाल होंगी। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी में 122(a ना, इसको लाजमी याद कीजिए, लेकिन इसको मेरे नोट से याद कर लें, वो शायद ज़्यादा आसान रहे आपको। अगर आप बुक से याद करना चाहें तो आपकी मर्जी है। रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, इसका सारे का रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचें कि यार बिजनेस है या कौन सी इनकम है, उस नेचर ऑफ इनकम में क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने चाहिए, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑडिट की प्रोविजंस भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें एक ये बुलेट है, ये बुलेट, ये लास्ट बुलेट पेज 220 के ऊपर स्पेशल ऑडिट पैनल का, इस बुलेट को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें से कुछ चीज़ें याद भी कर लीजिएगा। बस इसका जो ए पॉइंट है कि स्पेशल ऑडिट पैनल में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप याद भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ रिवीजन से रिलेटेड ये मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, इसकी चीज़ें आप मेरे नोट से देख लीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा आसान करके लिखी हुई हैं, लेकिन ये सारा थ्योरी का है।